हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी साइकोलॉजी ऑप्शनल की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने ये जो थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशंस इन साइकोलॉजी है, इसके कॉन्टेक्स्ट में सभी प्रकार की जो थीम्स हैं हमने उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जान लिया था। अब ये सारी थीम्स को स्टडी करने के बाद ना यहाँ पर एक टॉपिक दे रखा है बेसिक एंड अप्लाइड साइकोलॉजी का। ध्यान से समझना, दो की टर्म्स, दो की एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर। एक बात करी गई है बेसिक साइकोलॉजी की और दूसरी यहाँ पर बात करी जा रही है अप्लाइड साइकोलॉजी की। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसकी तरफ जाने से पहले हम मतलब समझते हैं पहले इन दो की टर्म्स का कि बेसिक साइकोलॉजी कैसे अलग है अप्लाइड साइकोलॉजी से। बेसिक साइकोलॉजी में जैसे आप चलो एक मिनट के लिए साइकोलॉजी को भूल जाओ, आप किसी भी साइंटिफिक डिसिप्लिन की बात करो, जैसे किसी भी साइंटिफिक डिसिप्लिन के अंदर दोस्तों सबसे पहले आपको भी पता है, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की अभी के लिए बात करो तो लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर सबसे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट होते हैं, राइट। सबसे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो कंडक्ट होते हैं। उसके साथ साथ जब एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हो रहे होते हैं तो बहुत सारी प्रकार की जो थ्योरीज होती हैं वो इवॉल्व होती जाती हैं। अब टाइम टू टाइम ये थ्योरीज मॉडिफाई भी होती हैं, और जब कोई एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट श्योर हो जाता है कि हाँ मेरे द्वारा बनाई गई जो ये मतलब जो मैंने ये पोस्टुलेट कर रखी हैं थ्योरीज, या जो मैंने रिसर्च वर्क कर रखी है इसके ऊपर, जो मैंने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं उसके ऊपर, ये ठीक जा रहे हैं और रिजल्ट्स मुझे मेरे लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर सही शो हो रहे हैं, उसके बाद जो भी वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिकों की टीम होती है, अपनी रिसर्च वर्क को अप्लाई करते हैं इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, लोगों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर, या फिर उससे दवाइयाँ वगैरह बनाना, जहाँ पर भी मतलब उसकी एप्लीकेशन है उस रिसर्च वर्क की, वहाँ पर उसको अप्लाई करा जाता है लेबोरेटरी में। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उससे कुछ जो थ्योरीज निकल कर आती है एक्सपेरिमेंट से, अगर वो ठीक नहीं जा रहा है तो उसको फिर मॉडिफाई करा जाता है एंड फाइनली उसको अप्लाई करा जाता है। अब साइकोलॉजी भी तो दोस्तों एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। यहाँ पर हम इंडिविजुअल के माइंड, उसके बिहेवियर, उसके कॉग्निटिव एस्पेक्ट, उसके इमोशनल एस्पेक्ट, उसके सोशल एस्पेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो ऐसे ही थोड़ी ना हम रोड पे चलते हुए किसी भी इंसान को पकड़कर किसी के भी ऊपर किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने लग जाएंगे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम यानी कि साइकोलॉजिस्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास फिर डिग्री नहीं है, हमें पता नहीं है कि किसी इंडिविजुअल को फिर हमें कैसे ट्रीट करना है। फिर हमें बोला जाएगा कि डैट वी आर स्यूडो साइकोलॉजिस्ट। सूडो साइकोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है रिया जिसके पास साइकोलॉजी की डिग्री नहीं होती है, लेकिन जो अपने आप को साइकोलॉजिस्ट समझे कि भाई मैं तो दूसरों की मदद कर ही देता हूँ, देखो मुझे इसकी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पता है, मुझे पता है कि इसके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, इमोशनल एस्पेक्ट्स, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स कैसे हैं। येस आई नो कि पर्सन बहुत बार इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ आपके जैसे कुछ अच्छे दोस्त होंगे, या फिर जो आपका भला चाहते होंगे, जो जीवन में ऐसे कुछ आपके अच्छे रिश्ते होंगे, वो हमेशा आपके हर एक फीलिंग के एस्पेक्ट को, आपके हर एक इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से कैच कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि उनके पास साइकोलॉजी की अगर डिग्री नहीं है तो हम उनको फिर भी साइकोलॉजी के डोमेन में स्यूडो साइकोलॉजिस्ट ही कहते हैं। यानी कि ऐसा पर्सन जो कि हाँ कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक है, एम्पैथेटिक है, दूसरों के इमोशंस को, फीलिंग्स को, बिहेवियर को, कॉग्निटिव एस्पेक्ट को समझ पा रहा है या समझ पा रही है, लेकिन फिर भी सिंस दे आर नॉट हैविंग अ डिग्री ऑफ साइकोलॉजी तो हम उनको स्यूडो साइकोलॉजिस्ट टाइटल जो है वो देते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो बेसिक साइकोलॉजी है वो अप्लाइड साइकोलॉजी से कैसे अलग है, साइकोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जहां पर हम इंडिविजुअल के कॉग्निटिव, बिहेवियरल, सोशल एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक इंडिविजुअल को स्टडी करने से पहले अगर साइकोलॉजी के डोमेन के अंदर अगर आप बात करोगे तो साइकोलॉजी क्योंकि एक साइंस है, यहाँ पर सबसे पहले इवॉल्व
करी जाती है बड़ी सारी थ्योरीज। उन थ्योरीज के बेसिस पर बड़े सारे जो साइकोलॉजिस्ट जब उन थ्योरीज को बना रहे होते हैं, रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स वगैरह लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो देखो निकल कर आती है एक हाइपोथेसिस, एक ओपिनियन। ठीक है, एक ओपिनियन, एक हाइपोथेसिस। उस हाइपोथेसिस को एक तो टेस्ट करा जाता है और उसके बाद वेरीफाई करा जाता है। ठीक है, ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, वेरियस सब्जेक्ट्स का यहां पर ये मतलब है कि वेरियस लोगों के ऊपर ये चीज करी जाती है। जैसे बायोलॉजी के अंदर हम वेरियस सब्जेक्ट्स की बात करें तो रैट्स के ऊपर बहुत बार एक्सपेरिमेंट करा जाता है, चूहे के ऊपर। हम आगे चलकर साइकोलॉजी के चैप्टर्स में देखेंगे भी कि कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए या फिर ह्यूमन और एनिमल साइकोलॉजी के साथ एक लिंक बनाने के लिए कैसे कुत्तों के ऊपर, कैसे चूहों के ऊपर, कैसे चिंपैंजी के ऊपर, बंदरों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करा गया था। वो हम आगे चलकर देखेंगे। और वो क्या एक्सपेरिमेंट थे जिससे इंसान ये समझ पाए थे कि हाँ, बहुत सारे बेकाबू जानवरों को भी कैसे हम वश में कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर जो सर्कस जैसी जो चीज होती है कि जहां पर जो शेर है जंगल का राजा, लेकिन एक इंसान उसकी साइकोलॉजी को अपने वश में करते हुए, उसको ट्रेन करते हुए इस प्रकार से कंट्रोल कर लेता है कि वो एक हंटर चलाते हैं, कि इशारा करते हैं और शेर चुपचाप उसकी बात मानता है। ठीक है, तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कैसे हम एक कुत्ते को ये आदत डलवा देते हैं, एक डॉगी को एक आदत डलवा देते हैं कि इतने टाइम पर अगर बेल बजेगी और तुम्हारे सामने एक खाली प्लेट रखी गई है तो उसका सलाइवा आना शुरू हो जाता है, उसकी लाल टपकना शुरू हो जाती है कि अब मेरा मालिक मेरे को खाना देगा। ठीक है, तो पहले तो किसी भी साइंटिफिक डिसिप्लिन के अंदर एक हाइपोथेसिस फॉर्म करी जाती है, एक ओपिनियन फॉर्म करा जाता है। अब हाइपोथेसिस अगर मैंने फॉर्म करी तो जरूरी तो नहीं है कि वो एक पत्थर की लकीर बन जाएगा। पहले मुझे उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से पहले मुझे उसको टेस्ट करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। जब मैं उसको टेस्ट और वेरीफाई कर लूंगा और मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, अगर मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं तो फिर मैं अपनी हाइपोथेसिस को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर लूंगा। लेकिन अगर मैं संतुष्ट हूं तो उसके बाद फिर मेरे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर निकल कर आएगी एक थ्योरी। अभी सिर्फ एक ये थ्योरी है, यानी कि एक किताब पर लिखी गई, किसी एक पेपर के ऊपर लिखी गई, एक मेरे कुछ रिसर्च वर्क की कुछ चीज़ें हैं उसके अंदर। जब मैं उसको साइकोलॉजी के डोमेन में रियल इंडिविजुअल्स के ऊपर अप्लाई करूंगा, मान लो कि मैंने कुछ इंडिविजुअल्स के ऊपर रिसर्च एक्सपेरिमेंट करा कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना टेम्पेरामेंट, मान लो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैंने एक रिसर्च करनी चाहिए कि लोग अपना टेम्पेरामेंट क्यों खो देते हैं, लोग अपना आपा क्यों खो देते हैं, लोग अपना जो बेसिक स्टेबिलिटी वाला नेचर होता है उससे डेविएट क्यों हो जाते हैं। मैंने इस चीज़ के ऊपर मान लो स्टडी करी। अब वो मैं ऐसी थोड़ी ना किसी को बिठाकर सामने अपने अकॉर्डिंग स्टडी करने लग जाऊंगा। मैं पहले अपनी हाइपोथेसिस को फॉर्म करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है लोग शायद से इस वजह से ऐसा करते हैं, बैकग्राउंड ये है उसका। तो वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यानी कि वो मेरी हाइपोथेसिस है। मैंने पहले उसको टेस्ट करा, उसके बाद वेरीफाई करा। वेरीफाई और टेस्ट करने के लिए कभी कभार कुछ सब्जेक्ट्स मुझे लेने पड़ सकते हैं, कुछ लोगों की मेरे को आवश्यकता हो सकती है। तो जिन लोगों को मैं जानता हूं, जिन लोगों के साथ मेरे अच्छे रिश्ते हैं, मैं उनको एज अ सब्जेक्ट बुला सकता हूं अपने पास, अपनी लेबोरेटरीज में। उसके बाद अगर मुझे लगता है कि यार ये मेरी जो हाइपोथेसिस है वो ठीक नहीं जा रही है, तो उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूं। अगर वो ठीक जा रही है, मैंने उसको टेस्ट कर लिया, वेरीफाई कर लिया, तो वो एक थ्योरी बन जाएगी। और फाइनली अपनी बनाई हुई थ्योरी को फिर मैं फाइनली लोगों के ऊपर जो है वो अप्लाई करूंगा, यानी कि फिर मेरी थ्योरी की जो एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है वो सामने निकल कर आएगा। तो ये टॉपिक आपको यही समझा रहा है कि बेसिक साइकोलॉजी सबसे पहले अहम भूमिका जो होती है साइकोलॉजी के डोमेन में, वो पहले बेसिक साइकोलॉजी की होती है, बिकॉज बेसिक साइकोलॉजी टॉक्स अबाउट थ्योरीज। लेकिन जो वो थ्योरीज इजाद करी गई होती हैं, वो जो थ्योरीज फॉर्मुलेट करी गई होती है वेरियस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जब हम उसको रियल वर्ल्ड लाइफ सेटिंग्स के अंदर जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो वो पार्ट बन जाता है अप्लाइड साइकोलॉजी का, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड साइकोलॉजी। और ये वाली बात सिर्फ साइकोलॉजी के लिए नहीं है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, आप किसी भी साइंटिफिक डिसिप्लिन के ऊपर बात कर लो, आप कोई भी फील्ड इमेजिन कर लो, आपको दवाइयां बनानी है, आप केमिस्ट्री के डोमेन में बात कर लो, आपको कुछ एक ग्रेविटेशन के ऊपर कुछ आपको स्टडी कंडक्ट करनी है, आप फिजिक्स की डोमेन में बात कर लो,
आपको जानवरों के ऊपर, इंसानों के ऊपर, बॉडीली ऑर्गन्स के ऊपर कुछ रिसर्च वर्क करना है, आप बायोलॉजी के डोमेन में बात कर लो। आपको स्पेसिफिक जानवरों के ऊपर केस स्टडी कंडक्ट करनी है या रिसर्च करनी है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप जूलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लो। आपको पेड़ पौधों के ऊपर रिसर्च करनी है तो आप बॉटनी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लो। सिमिलरली अगर हम इंसानों के दिमाग के ऊपर, उनके व्यवहार के ऊपर, उनके इमोशंस के ऊपर अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना चाहते हैं, तो यार ऐसी थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा जाता है, उसके पीछे कुछ बेसिक थ्योरीज भी तो होनी चाहिए। तभी तो अलग अलग डोमेन के साइकोलॉजिस्ट होते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या है? बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हमेशा अपनी बिहेवियरल थेरेपीज का इस्तेमाल कर कर अपने एक क्लाइंट को या किसी एक पर्सन को, वो जिस भी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं या उनको जो डिसऑर्डर होता है या बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, उसको डील करते हैं। वो बहुत अलग, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो बिहेवियरिस्ट होते हैं, वो बहुत अलग होते हैं एज कंपेयर टू कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो थ्योरीज का इस्तेमाल करते हैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर, उसको अप्लाई करते हैं, वो डील करते हैं माइंड के साथ। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का ये मानना होता है कि पर्सन के माइंड में दिक्कत है। कॉग्निशन का मतलब होता है माइंड। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट यानी कि वो साइकोलॉजिस्ट जिनका जो एक्सपर्टीज है वो माइंड से रिलेटेड है, न्यूरॉन से रिलेटेड है। वो थोड़ा बहुत ब्रेन वगैरह के साथ भी एसोसिएट करते हैं अपने रिसर्च वर्क को, लेकिन क्योंकि साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट नहीं होते, वो दवाइयां नहीं दे सकते हैं, तो यानी कि वो माइंड को चेंज करना चाहते हैं। और माइंड आप जानते हो, माइंड और ब्रेन में क्या अंतर है कि ब्रेन एक फिजिकल एंटिटी है, ब्रेन एक ऑर्गन है, लेकिन माइंड एक ऑर्गन नहीं है। और वहीं पर जो साइकोडायनेमिक ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोडायनेमिक जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो साइकोडायनेमिक थ्योरीज को, थेरेपीज को इस्तेमाल कर कर अपने क्लाइंट को ठीक करते हैं। उनका ये मानना होता है कि दिक्कत जो है एक पर्सन जो फेस कर रहा है, वो अनकॉन्शियस माइंड की वजह से कर रहा है या कर रही है, जिसके बारे में वो खुद भी अवेयर नहीं है। तो वो फिर कैसे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं कि पर्सन को बोलेंगे सोफे पे लेट जाओ और उसको अनडिस्टर्ब तरीके से छोड़ देंगे। जैसे ही पर्सन सोकर उठेगा, जो उसने सपना देख रखा होगा, उसको बोलेंगे कॉपी पेन पे लिख लो। और उसके सपनों का जो बहुत दिन तक जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता चला जाता है साइकोलॉजिस्ट, या करती चली जाती है साइकोलॉजिस्ट, अपने क्लाइंट के ड्रीम के पैटर्न को एनालाइज करा जाता है, ये देखने के लिए कि इसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या दिक्कतें हैं, और उसको फिर रिजॉल्व करने के लिए जो साइकोडायनेमिक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो फिर वेरियस रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं। तो यानी कि अगर इतना कुछ डेवलप हो गया है साइकोलॉजी के अंदर के वेरियस ब्रांचेस हैं, वेरियस तरह के जो लोग हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास एक्सपर्टीज है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड में, बिहेवियरल साइकोलॉजी की फील्ड में, साइकोडायनेमिक साइकोलॉजी की फील्ड में, और भी बहुत सारे प्रकार की साइकोलॉजी की फील्ड्स होती हैं, डिसिप्लिन होते हैं। हमने पढ़ा था इकोलॉजिकल साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी का रिलेशन बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स के साथ होता है, जैसे लॉ है, फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, और वेरियस जो फिजिकल साइंसेज है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो जब इतना कुछ साइकोलॉजी की जो फील्ड है वो एक्सप्लोर कर रही है और उसको अप्लाई कर रही है, तो एप्लीकेशन से पहले कुछ थ्योरीज तो होनी ही चाहिए ना हमारे पास। और ये वाली चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये हर एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के लिए लागू होती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेसिक साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। पहले बताओ मुझे रिया, शिवानी, मतलब समझ में आया बेसिक साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है? बेसिक साइकोलॉजी मतलब थ्योरीज को बनाना। जब वो थ्योरीज को बनाने के बाद जब हम उसको अप्लाई कर देंगे, उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, वो है अप्लाइड साइकोलॉजी, है ना। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि नंबर 1 पर आएगा सबसे पहले थ्योरीज होंगी, तभी तो हम उसको अप्लाई करेंगे। तो शुरुआत हमेशा होती है हर एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के अंदर, चाहे आप साइकोलॉजी की बात करो अभी के लिए, चाहे ना करो, तो वहां पर हमेशा बात होती है बेसिक साइकोलॉजी के बारे में। और बेसिक साइकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स को जब हम लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, वो अप्लाइड साइकोलॉजी का पार्ट बन जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इनके बीच में कुछ रिलेशन है? क्या ये रिलेशन ऐसा भी हो सकता है क्या कि अगर हम अप्लाई कर रहे हैं साइकोलॉजी के वेरियस प्रिंसिपल्स को, तो क्या उससे भी कुछ थ्योरीज निकल कर आ सकती हैं क्या? देखो, बेसिक साइकोलॉजी का लिंक एप्लीकेशन के साथ है, ये हम जानते हैं। और एप्लीकेशन अगर ठीक ना बैठे तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। वो मैंने अभी आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि पहले आप एक हाइपोथेसिस दोगे, उसको टेस्ट करोगे, वेरीफाई करोगे, अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलती है आप मॉडिफाई कर लोगे, फिर एक थ्योरी निकल कर आ जाएगी और थ्योरी को फिर आप अप्लाई कर दोगे, तो वो अप्लाइड साइकोलॉजी का पार्ट बन जाएगी। लेकिन
अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा घुमाकर बात करूं कि हमें पता है कि साइकिल बेसिक से अप्लाइड साइकोलॉजी की तरफ जा रही है, लेकिन क्या ये साइकिल घूमकर अप्लाइड साइकोलॉजी से होते हुए बेसिक साइकोलॉजी की तरफ भी आ सकती है क्या? कि अगर मैं कोई थ्योरीज को अप्लाई कर रहा हूं अपने क्लाइंट के ऊपर, किसी एक पर्सन के ऊपर, मैं ये जानना चाहता हूं कि पर्सन जो है वो इतना चिड़चिड़ा क्यों है, वो अपने माइंड में उसके इतने मूड स्विंग्स क्यों होते हैं, या फिर जो पर्सन है वो इंट्रोवर्ट नेचर का क्यों है, एक्सट्रोवर्ट नेचर का क्यों है। किसी भी पर्सन के ऊपर मैं किसी भी प्रकार की अगर एक टेस्टिंग कर रहा हूं, एक एप्लीकेशन कर रहा हूं अपनी थ्योरीज का, तो क्या वो दोबारा मुझे एप्लीकेशन थ्योरीज की तरफ लेकर जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल लेकर जा सकती है। और ये वाली बात हर एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के साथ लागू होती है। कैसे? देखो, जब भी आप अपनी थ्योरीज को किसी के भी ऊपर अप्लाई करते हो, है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप चाहे कोई सी भी साइंटिफिक डिसिप्लिन आप इमेजिन कर लो, जब भी हम लेबोरेटरी कंडीशंस में जो डेवलप हुई जो बेसिक थ्योरीज होती हैं, मतलब बेसिक साइकोलॉजी, यहाँ पर तो हम बेसिक मतलब थ्योरीज के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो थ्योरीज होती हैं जब भी आप उसको अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन के टाइम पर बहुत बार ये भी तो होता है कि आपको नई नई चीजें भी तो पता लगती रहती हैं, नए नए डायमेंशंस का भी तो खुलासा होता रहता है। जैसे आप अपने क्लाइंट को, आप एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हो मान लो, और आप अपने क्लाइंट के बिहेवियरल इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आपने देखा कि आपका जो क्लाइंट है, आपको उसको ऐसी थेरेपीज देनी है कि उसका जो बिहेवियर जो है वो बहुत अनहेल्दी है, वो अनहेल्दी बिहेवियर से हेल्दी बिहेवियर की तरफ चला जाए। जैसा पर्सन पहले प्रोडक्टिव था वो वैसा प्रोडक्टिव हो जाए, जैसा पर्सन पहले रूटीनली था वो वैसा रूटीनली हो जाए, और उसके बिहेवियरल इश्यूज होने के कारण पर्सन अपनी लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है या कर रही है। तो आपने यहां पर ये देखा कि आपके पास इसके लिए एक थ्योरी है, एक रेडीमेड आपने जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में कुछ चीजों को इजाद करा था, आप उस सारे प्रॉपर बास्केट एंड बकेट के साथ मिलाकर आप अपने क्लाइंट को, आप उस अपने पर्सन को जिसको आप बिहेवियरल इश्यूज के साथ डील कर रहे हो, आप उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। एड्रेस करते हुए आपको ये पता लगा, जैसे आपने उसके साथ एक सेशन लिया, दूसरा सेशन लिया, ये सेशन चलते चले गए, वो पर्सन आपके क्लिनिक में आता जा रहा है या आती जा रही है, और आप उससे बात करते जा रहे हो, उसके बिहेवियर के अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन बहुत बार आप ये भी देखोगे कि साइकोलॉजी के अंदर सभी पर्सन एक तराजू के नहीं होते हैं। आप कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के साथ, हाँ ठीक है, बहुत सारे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी आप जनरल एप्लीकेशन कर सकते हो, लेकिन बहुत बार जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि पृथ्वी पर कोई भी दो इंसानों की पर्सनैलिटी कभी भी सेम नहीं होती है। तो यानी कि अगर पर्सनैलिटी सेम नहीं होती है तो यानी कि लोगों के पर्सनैलिटी डायमेंशंस भी चेंज होते होंगे। हर एक लोग जो है सिमिलर सिचुएशन के अंदर उनका सिमिलर प्रकार का बिहेवियर नहीं होता होगा। कुछ लोग विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अपना आपा नहीं खो देते हैं, और कुछ लोग छोटे से आंधी तूफान के अंदर पूरा का पूरा अपने आप को 360 डिग्री कन्वर्ट कर लेते हैं। वो यू टर्न मार लेते हैं, क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाते हैं। तो हर एक इंसान की फितरत इस पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार से है, वो अलग अलग प्रकार से वर्क करती है। अब मान लो कि मैं बीइंग अ बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट ऐसे किसी क्लाइंट को डील कर रहा था, और मुझे विश्वास था कि मेरी जो थ्योरीज हैं, जो मैंने थेरेपीज बना रखी हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट है मेरे क्लाइंट को ठीक करने के लिए, उसके बिहेवियरल इश्यूज से, उसके बिहेवियरल इश्यूज को एड्रेस करते हुए मैं उसको उस झंझट से, उस परेशानी से बाहर निकाल लूंगा, और उसका बिहेवियर जो है बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दूंगा। लेकिन उसके साथ अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करते हुए, उसके साथ डीलिंग करते हुए, वेरियस सेशंस लेते हुए मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार नहीं यार, कुछ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि मैं नहीं जानता था, और वहां पर मेरी जो डेवलप करी गई जो थ्योरी है वो एक अपर पॉइंट पर आ गई थी जहां पर उसकी एक लिमिटेशन थी। तो मुझे थोड़ा सा, जो मेरे क्लाइंट ने अपना एक नया व्यवहार, नया रवैया मेरे को दिखाया, जिसके लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं था, और मैं वहां पर थोड़ा सा फॉल्टर कर रहा था, तो मैं दोबारा से आकर उन सारे डायमेंशंस को एड्रेस करूंगा, और मैं अपनी जो डेवलप करी गई जो मेरी थ्योरीज हैं, हो सकता है कि मैं उसको मॉडिफाई कर दूं, और मॉडिफाई ना भी करूं तो उसके अंदर या तो मैं किसी प्रकार की कोई वैल्यू एडिशन कर दूं कि यार इस चीज के बारे में तो मैंने कभी सोचा नहीं था, आज मुझे पहली बार कोई ऐसा पर्सन मिला जिससे अपने बिहेवियर का एक और नया एस्पेक्ट मेरे को दिखाया। इस प्रकार के बिहेवियर को मैंने किसी और क्लाइंट के ऊपर कभी देखा ही नहीं, लेकिन आज मुझे इसके बिहेवियर से एक नई बात पता लगी। अब मैं इसके ऊपर भी अपनी रिसर्च वर्क करूंगा, इसके ऊपर भी मैं अपनी थ्योरीज को बनाऊंगा। तो आप समझ गए कि वैसे तो हमेशा जो पहिया घूमता है बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी का, वो बेसिक से
एप्लीकेशन की तरफ ही जाता है। थ्योरीज डेवलप होंगी और वो अप्लाई करी जाएंगी, लेकिन बहुत बार एप्लीकेशन करते वक्त अगर नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई चीजें निकल कर आ रही हैं, मुझे अपने सामने वाले जो पर्सन है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ काउंसलर या बीइंग अ साइकेट्रिस्ट, मुझे सामने वाला जो पर्सन है जिसको मैं ठीक कर रहा हूं, आई एम द थेरेपिस्ट और वो मेरा क्लाइंट है या वो मेरी क्लाइंट है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो उसको डील करते हुए, उसके साथ डीलिंग करते हुए मुझे अगर कुछ नए एस्पेक्ट्स पता लग रहे हैं तो नई थ्योरीज जो है वो इजाद होंगी। तभी तो आप देख लो, क्यों मैं आपको बोल रहा था कि आप इस ये जो बेसिक एप्लीकेशन वाली जो चीज़ है, आप इसको हर एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के अंदर आप अप्लाई करके देख सकते हो। यही तो रीज़न है कि एप्लीकेशन होने के बावजूद भी नई नई चीज़ों का खुलासा होता रहता है। इसी वजह से तो फिजिक्स की फील्ड आज भी इवॉल्व हो रही है। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, जितने भी साइंटिफिक डिसिप्लिन है, इसलिए नेवर एंडिंग डिसिप्लिन है। आप ये नहीं कह सकते कि बायोलॉजी में फुल स्टॉप लग गया, दिस इज द कंप्लीट बायोलॉजी। बायोलॉजी हिस्ट्री नहीं है कि आपने मौर्यन एम्पायर पढ़ लिया, आपने अशोकन एम्पायर पढ़ लिया, आप बोलो हाँ भाई अशोका के बारे में इतना ही नॉलेज है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में इतनी नॉलेज है, अब हमारा फुल स्टॉप लग गया वहां पर। ये जो साइंसेज होती हैं यहां पर, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ साथ नए नए खुलासे होते रहते हैं और ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है साइंटिस्टों को। अब साइकोलॉजिस्ट भी तो एक प्रकार से वैज्ञानिक ही हैं, वो मनोवैज्ञानिक हैं, तभी तो अगर आप इसका हिंदी अनुवाद देखोगे तो साइकोलॉजी की जो एनसीईआरटी है, इंग्लिश में लिखा रहता है साइकोलॉजी, हिंदी में क्या लिखा रहता है, मनोविज्ञान। तो वो भी एक वैज्ञानिक ही हैं, बस वो मन के वैज्ञानिक हैं, तो उसके हम उनको मनोवैज्ञानिक कहते हैं। वो इंडिविजुअल के मन को एड्रेस करना, उनके मन के अंदर कोई दिक्कत है, दुख है, तकलीफ है, तो उसको एड्रेस करना वो जानते हैं, है ना। तो इसलिए ये भी एक नेवर एंडिंग डिसिप्लिन है। एप्लीकेशन करते हुए जैसे हमें बाकी डिसिप्लिन के अंदर नए नए खुलासे पता लगते रहते हैं, उसी प्रकार से साइकोलॉजी की डोमेन के अंदर मतलब वेरियस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके बेसिक डायमेंशंस जो है वो हमें पता लगते रहते हैं। आई होप आपको टॉपिक के बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ये मैंने आपको पहले ही इसका एक समराइज वर्जन दे दिया। बताओ रिया, शिवानी, समझ में आया? कुछ दिक्कत, कुछ भी ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो या आप रिलेट ना कर सके हो? बताओ बताओ। ठीक है, क्लियर है। अब हम समझते हैं दोस्तों कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, राइटर हमें यहां पर क्या बताना चाहते हैं। देखो, राइटर हमें सबसे पहले बोल रहे हैं जो भी हमने बेसिक थीम से अभी तक इस चैप्टर के अंदर जितने भी वेरियस साइकोलॉजिकल एरियाज को हमने जाना, जैसे सोशल साइकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, साइकोडायनेमिक साइकोलॉजी, जो भी फील्ड्स होती हैं, हम इनको अलग अलग रूब्रिक्स का मतलब होता है टाइटल के अंदर पटक सकते हैं। या तो हम इनको बोल सकते हैं बेसिक साइकोलॉजी, ठीक है, और बेसिक साइकोलॉजी के साथ साथ हम इसको बोल सकते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। अच्छा, अब ऐसा मत समझना कि कोई एक साइकोलॉजी की जो फील्ड है आप उसको सिर्फ एक बेसिक साइकोलॉजी की फील्ड में ही पुट करोगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, काफ़ी डिटेल तरीके से बता दिया। बेसिक साइकोलॉजी का मतलब ये है कोई भी एक साइकोलॉजी की जो फील्ड है सबसे पहले वहाँ पर डेवलप होगी थ्योरीज, और थ्योरीज को फिर उसके बाद अप्लाई करा जाएगा, तो वो अल्टीमेटली अप्लाइड साइकोलॉजी का पार्ट उसने बन ही जाना है। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करा जाता है कि कौन सी चीज़ अभी बेसिक साइकोलॉजी के डोमेन में है अभी तक जिसकी एप्लीकेशन नहीं हुई है, और कौन सी चीज़ बेसिक से होते हुए अप्लाइड साइकोलॉजी का पार्ट बन गई है। ये किसके बेसिस पर डिसाइड करा जाता है? ये डिसाइड करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्फेसिस ऑफ स्टडी ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स, यानी कि एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी के डोमेन के अंदर कौन सा मेन मुद्दा है जिसके लिए उसके अंदर उस थ्योरीज को इजाद करा गया था, और ब्रॉडर कंसर्न्स कौन से हैं कि एप्लीकेशन करने के बाद क्या क्या चीज़ों से मदद मिलेगी लोगों को। मतलब ऑब्वियस ही बात है ना, किसी भी साइंटिफिक डिसिप्लिन के अंदर थ्योरीज ऐसी थोड़ी ना डेवलप हो रही हैं, लोग पागल थोड़ी है कि मतलब फ्री बैठे तो लेबोरेटरीज के अंदर कुछ भी कंडक्ट करे जा रहे हैं। रियल सामाजिक जो दिक्कतें होती हैं जो लोगों को, अगर हम साइकोलॉजी के डोमेन के अंदर बात करें, जो मनोवैज्ञानिक तौर पर जो परिस्थितियां हैं लोगों की, जो दिक्कतें हो रही है, अगर अभी तक उसके ऊपर बात नहीं करी गई है, या फिर कुछ एक नया डायमेंशन है जिसके ऊपर अभी तक किसी साइकोलॉजिस्ट ने कोई बात नहीं कर रखी है, या फिर जो एप्लीकेशन है वो बहुत नैरो है, लोगों को इतना फायदा नहीं मिल रहा है, तो वेरियस साइकोलॉजिस्ट फिर ये सोचते हैं कि हम ऐसा और क्या यूनिक करें जिससे लोगों को मदद मिले। ठीक है, तो ये जो कुछ जो सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं उनका जो ब्रॉडर कंसर्न है उसको आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर एम्फसाइज करना, ये चीज हमें लेकर जाती है बेसिक साइकोलॉजी से एप्लीकेशन वाली साइकोलॉजी की तरफ। लेकिन
जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों चीज़ें ना कनेक्टेड है, तो इसलिए देयर इज नो शार्प डिफरेंस, देयर इज नो शार्प क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है डिफरेंस या डिवीजन। साइकोलॉजी के फील्ड में रिसर्च करना या रिसर्च को अप्लाई करना, इसके बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बेसिक साइकोलॉजी के अंदर हमें क्या पता लगता है, बेसिक साइकोलॉजी से हमें पता लगता है कि बहुत सारी ऐसी कौन सी थ्योरीज हैं या ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो साइकोलॉजी की डोमेन में इजाद हो चुके हैं, ठीक है, और वो एक बैकग्राउंड बनाते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, वो एक बेसिस बनाते हैं कि फिर उन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स को हम प्रॉपर तरीके से अप्लाई कैसे कर सकते हैं। और जैसे ही हम उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो वो डोमेन बन जाती है अप्लाइड साइकोलॉजी की, ठीक है। और अप्लाइड साइकोलॉजी बेसिक साइकोलॉजी की तरफ हमें कैसे लेकर जाता है, जब भी हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे होते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर, अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, अलग अलग लोगों को डील करते हुए, ठीक है, वेरियस सिचुएशंस के अंदर जब हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को लोगों के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, ताकि जो लोग मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो भी डिफिकल्टी चैलेंजेस वगैरह फेस कर रहे हैं, तो जो भी थ्योरीज का इस्तेमाल हमने करा था एप्लीकेशन करते हुए, जो भी प्रिंसिपल्स जो हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, उसको जो हमने यूज़ करा था एक पेशेंट को, एक क्लाइंट को ठीक करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए, ये सारी चीज़ें निकल कर कहाँ से आई, ये रिसर्च वर्क से निकल कर आई, और उसको हम मीनिंगफुल तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अगर हमें कल को कुछ एक न्यू डायमेंशन पता लग रही है किसी एक पर्सन के बारे में, जिसके बारे में अभी तक किसी ने नहीं देखा था, नहीं सोचा था, जिसके ऊपर अभी तक कोई थ्योरी नहीं थी, तो फिर वो जो रिसर्च वर्क है, फिर वो जो थ्योरीज हैं, वो थ्योरीज फिर धीरे धीरे होते हुए इवॉल्व करती रहती है और नई नई चीज़ें जो है वो डेवलप होती रहती हैं, ताकि साइकोलॉजिस्ट जो है फिर उसको नए तरीके से अप्लाई कर सके, जिसको हम फिर कहते हैं न्यू एप्लीकेशन ऑफ न्यू साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, नए तरीके से अप्लाई करना। और ये वाली बात हर एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के ऊपर लागू होती है। साइकोलॉजी तो सिर्फ एक डिसिप्लिन है, आप किसी की भी बात कर सकते हो ये सेम चीज़ को समझने के लिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिलॉसफी, कोई भी साइंटिफिक डिसिप्लिन जो है। अब यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है, राइटर आपको बोल रहे हैं रिसर्च करते रहना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक साइंटिफिक डिसिप्लिन का, एक इंटीग्रल पार्ट होता है। साइकोलॉजी के अंदर भी जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स या थ्योरीज जो साइकोलॉजिस्ट ने इजाद करी हैं, वो भी बार बार उनके ऊपर रिसर्च होना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ताकि जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की जो या थ्योरीज की जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो अच्छी तरीके से हो सके। तो इसलिए साइकोलॉजिकल रिसर्चेस का होना या फिर उनकी थ्योरीज का इवॉल्व होना, दे आर मेनली कैरेक्टराइज बाय या दे आर सबस्यूम्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि सेम वही वाली बात, थ्योरीज बनी इसलिए रही हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इवॉल्व भी इसलिए हो रहे हैं, साइकोलॉजी के डोमेन के अंदर नई नई चीज़ें इसलिए ईजाद हो रही हैं ताकि उनको हम अप्लाई कर सकें, ठीक है। अब कुछ मतलब कुछ सालों में, कुछ डिकेड्स में अब होने क्या लगा है कि जो साइकोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग सेटिंग्स के अंदर जो डिमांड्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। अब अलग अलग सेटिंग्स से मतलब लोग ऑफिस में काम करते हैं, लोगों के घर परिवार के रिश्ते होते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते होते हैं, एक स्टूडेंट कोई होता है वो एक अलग प्रकार से इशू फेस कर रहा होता है, कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहा हो कोई व्यक्ति है वो अलग प्रकार के इशूज फेस कर रहा होता है, लोग अपनी लाइफ में वेरियस चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं, लोग ओवर थिंकिंग के चलते अपने आप को बहुत ज़्यादा सताने लग जाते हैं। तो अलग अलग लोगों की जो मतलब अपनी सोशियो कल्चरल जो सेटिंग्स होती हैं, जो इन्वायरमेंटल सेटिंग्स होती हैं, वहाँ पर सेम तरीके से आप हर किसी इंसान को सेम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, सेम साइकोलॉजिकल थ्योरीज के साथ ठीक नहीं कर सकते हो। तो ये जो डिमांड है अलग अलग डिफरेंट सेटिंग्स में लोगों को ठीक करने की बढ़ती चली जा रही है। इसलिए बहुत सारी ऐसी जो फील्ड्स हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, उनको हम रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड कहते हैं, ठीक है, जिनकी शुरुआत कुछ दशकों पहले, कुछ डिकेड्स पहले हो चुकी थी, लेकिन ग्रेजुअली अब वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीज़ें बन चुकी हैं। यानी कि अभी तक ऐसा माना जाता था कि ये जो थ्योरीज हैं ये लोगों के इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, इस पर्टिकुलर बिहेवियर को, माइंड के इस पर्टिकुलर डायमेंशन को ठीक करने के लिए बनाई गई है, लेकिन अब वो ठीक होते हुए दिखती भी हैं कि हाँ जो थ्योरीज लिखी गई थी
उनका प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन हो रहा है, तो क्या लोगों के ऊपर इसका सही तरीके से असर पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अब जब से ये जो न्यूली इमर्जिंग डिसिप्लिन हैं साइकोलॉजी की डोमेन के अंदर, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, जैसे अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, मतलब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। फिर डेवलपमेंट साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं अप्लाइड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप उसको अप्लाई कर रहे हो तो उसका आगे वर्ड अप्लाइड लग जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ अब किताबों तक, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट तक सीमित नहीं है। अब उसको साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उसको अप्लाई करके भी देखते हैं उन रिसर्च वर्क्स को। तो ये इंडिकेट हमें ये करता है कि जो पूरी की पूरी जो साइकोलॉजी की जो डोमेन है उसके पास एक पोटेंशियल है कि कैसे हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, और अल्टीमेटली आउटकम, कंक्लूजन और रिजल्ट ये निकल कर आता है कि हर एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल अप्लाइड नेचर का होता है अगर उसको किसी सूडो साइकोलॉजिस्ट ने नहीं, प्रॉपर तरीके से जो डिग्री होल्डर साइकोलॉजिस्ट है अगर उसने इवॉल्व कर रखा है, उसने बना रखा है। तो कुल मिलाकर राइटर इसी बात पर उतर आए हैं जो हम बार बार कह रहे हैं कि कोई फंडामेंटल डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है बिटवीन रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि जो रिसर्च वर्क में काम आएगी, जो थ्योरीज, जो प्रिंसिपल्स वगैरह, उसको साइकोलॉजिस्ट अप्लाई जरूर करके देखेंगे। ठीक है, वो मजे मजे के लिए डेवलप नहीं कर रहे हैं उन प्रिंसिपल्स को, उन थ्योरीज को। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, रिसर्च करना और उसको साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना, ये काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड है और म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग है, एक दूसरे को और बढ़ावा देती हैं। जैसे रिसर्च हुई, रिसर्च को हमने करा अप्लाई करने के टाइम पर कुछ चैलेंजेस हमने फेस करे, दोबारा से रिसर्च हुई। अब रिसर्च जब होगी फिर उसको अप्लाई करा जाएगा, फिर कोई नए चैलेंजेस आए, फिर से उसके ऊपर रिसर्च होगी। तो ये एक नेवर एंडिंग एक जो लूप है वो बन जाता है कि यहां पर हो रही है रिसर्च और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को फिर अप्लाई करा जा रहा है। ये होती रहनी चाहिए, जिसकी वजह से वो जो साइंटिफिक डिसिप्लिन है वो जिंदा रहे और धीरे धीरे करके वो इवॉल्व होते रहे। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि सर ये इवॉल्व होगा तो कितना इवॉल्व हो जाएगा, मतलब कोई भी जो डिसिप्लिन है, साइंटिफिक डिसिप्लिन है, हम कितनी बात कर लेंगे, कभी ना कभी तो आकर वो रुकेगा ना, वहां पर किसी ना किसी कोई तो सीमा होगी उसकी रुकने की, कि इवॉल्व होते ही चला जाएगा, होते ही चला जाएगा। साइकोलॉजी के अंदर या कोई भी जो साइंटिफिक डिसिप्लिन हैं, अगर हम उसके अंदर बात करें कि वहाँ पर रिसर्च हो रही है, एप्लीकेशन हो रहा है, तो उसकी भी तो कोई तय सीमा होती होगी कि हम मतलब उसको यानी कि बार बार रिसर्च करते जाएंगे, फिर अप्लाई करते जाएंगे, फिर एप्लीकेशन के टाइम पर कुछ चैलेंजेस आएंगे, फिर दोबारा से रिसर्च होगी फ्रेश तरीके की, फिर दोबारा वो जो है अप्लाई कर जाएंगे। तो ये इवोल्यूशन है किसी भी साइंटिफिक डिसिप्लिन का, लाइक साइकोलॉजी, कब तक होता चला जाएगा? तो क्या ये कभी रुक सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है रुकने को रुक सकता है, लेकिन फिर वो वाली बात है कि आप ना सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के साथ फिर लोगों को डील करोगे, लेकिन रुकना नहीं चाहिए, वो इवॉल्विंग नेचर का फिर भी रहेगा। किसी ना किसी पर्सन का, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ साइकेट्रिस्ट, बीइंग अ काउंसलर, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उनका दिमाग काम करेगा कि हम नई नई चीज़ों को ईजाद करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो, इसका सिंपल सा रीज़न ये है, साइकोलॉजी की फील्ड में आप एग्जाम्पल मान लो, साइकोलॉजी की फील्ड में 19वीं सेंचुरी में जिन प्रिंसिपल्स का हम यूज़ करते थे, तो 20वीं शताब्दी के लोगों की मेंटेलिटी, उनका रहन सहन, उनका जो लाइफस्टाइल था वो अलग था, तो वो अलग प्रकार के साइकोलॉजिकल इश्यूज को फेस कर रहे थे। और 21st सेंचुरी के जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एज कंपेयर टू 19th सेंचुरी या एज कंपेयर टू 20th सेंचुरी जो इंसान थे, जो उनसे प्रीवियस जो जनरेशन थी, 19वीं शताब्दी के लोग 20वीं शताब्दी के लोगों से अलग है। सिमिलरली 21वीं शताब्दी के लोग 20वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के लोगों से अलग है। तो जैसे जैसे हमारी जो सोसाइटी होती है वो इवॉल्व करती जाती है, तो लोगों को नए नए प्रकार के जो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, नए नए प्रकार के जो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ते हैं। इसलिए ये वाली फील्ड भी लाइक अदर साइंसेस इवॉल्व करती जा रही है। अब जैसे आप विज्ञान के क्षेत्र में, दवाइयों के क्षेत्र में बात कर लो, दवाइयों का क्षेत्र भी एक वैज्ञानिक क्षेत्र है, बायोलॉजी के डोमेन के अंदर, केमिस्ट्री के डोमेन के अंदर आती हैं दवाइयाँ वगैरह बनाना।
अगर आप सिर्फ दवाइयों के बारे में बात करो तो आप खुद सोचो 21st सेंचुरी से पहले किसी ने सोचा था कि कोविड जैसी महामारी आएगी जिसके लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं होगी और हम करेंगे कहते हैं सारे लोगों को मरते हुए देखेंगे। तो जब ऐसा कुछ एक इशू आया तो अब जो है साइंटिस्टों की जो टीम है जो दवाई बनाती है तो वो ऐसे वायरस किलर्स को या फिर वायरस को शांत करा जाए। कोविड-19 एक वायरस ही तो था जो ये महामारी आई थी उसके अंदर जो कोरोना वायरस ने आपके ऊपर अटैक करा, तो नाम में ही उसके वायरस है। तो अब वो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे कि हमें और एडवांस लेवल की ऐसी दवाइयाँ या ऐसे इंजेक्शंस ऐसे जो केमिकल्स हैं वो पहले से ही प्रिपेयर्ड रखने कि अगर कल को फ्यूचर में ऐसी कोई महामारी आती है तो लोगों को हम बचा सके और इतनी ज़्यादा जान की हानि ना होने दें, इतनी ज़्यादा लोगों को टपकने ना दें। तो इसलिए बहुत सारे साइंटिफिक डिसिप्लिन होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग नेचर के होते हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया कि जो रिसर्च और एप्लीकेशन की जो चीज़ है आपस में बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है और म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग है। ये होती जाएगी, ये इवॉल्व होती चली जाएगी। तो इनका जो ये म्यूचुअल इंटरेक्शन है, रिसर्च का होना और एप्लीकेशन का होना, और इनका परवेसिव इन्फ्लुएंस जो है, यानी कि आप हर एक जगह पर इसको आप देख सकते हो साइकोलॉजी के डोमेन के अंदर ये चीज़ चलती चली जाती है। ये इतना ज़्यादा स्पेसिफिक बन गया है, यानी कि साइकोलॉजी के डोमेन में हर एक जगह पर साइकोलॉजी जिस तरीके से अपना रोल निभाती है, जो भूमिका निभाती है, वो लोगों के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, अभी हमने यहाँ पर एक वर्ड देखा था ना, लोगों के कॉन्टेक्स्ट सिचुएशंस के हिसाब से वो बदलती रहती है। इसलिए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, साइकोलॉजिकल थ्योरीज और उनकी एप्लीकेशन बहुत स्पेसिफिक नेचर की जानी गई है, जिसके बहुत सारे ऑफशूट्स डेवलप हुए हैं। ऑफशूट्स मतलब हम यहाँ पर वेरियस सब डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं जो कि साइकोलॉजी के डोमेन के अंतर्गत इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, जिनका पूरा लेना देना है उस पर्टिकुलर साइकोलॉजी से, उस पर्टिकुलर साइकोलॉजी की फील्ड के सब्जेक्ट मैटर से। फॉर एग्जाम्पल इकोलॉजिकल साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो काफ़ी अलग तरीके से काम करते हैं एज कम्पेयर टू एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत जो प्रिंसिपल्स हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं एज कम्पेयर टू क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। और इन तीनों के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो थ्योरीज हैं, उसका लेना देना बहुत अलग तरीके से है विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। सिमिलरली स्पेस साइकोलॉजी एक अलग चीज़ है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक अलग चीज़ है। तो ये नए नए एरियाज आए हैं, नए नए डिसिप्लिन सब कैटेगरीज आई हैं साइकोलॉजी के डोमेन के अंदर एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन, जो कि अभी तक प्रीवियसली दूसरे साइकोलॉजिकल डोमेन का पार्ट थी, या फिर इसको एक कॉमन अम्ब्रेला टर्म में देखा जाता था। लेकिन अब ये देखा गया है कि साइकोलॉजी के डोमेन के अंदर इन सभी डिसिप्लिन को हमें अलग तरीके से देखना पड़ेगा, जिसकी वजह से नई नई डेवलपमेंट्स होती चली जा रही हैं। और इन नई डेवलपमेंट्स को, जैसे हमें साइकोलॉजी हमेशा बताती है वही घिसी पिटी लाइन, कि हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल्स हमें इसके लिए चाहिए होती हैं। कोई सूडो साइकोलॉजिस्ट का ये काम नहीं है, ये हाई लेवल की रिसर्च स्किल्स का काम है, जिसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है रिसर्चर्स को इसको अप्लाई करने से पहले। साइकोलॉजिकल थ्योरीज को कहने का मतलब ये है कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा पर्सन नहीं बना सकता है, उसका साइकोलॉजिस्ट होना, एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होना, एक स्पेशलिस्ट होना, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जब से मैंने साइकोलॉजी स्टार्ट करी तब तक मैं आपको यही बताता रहा हूँ कि इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी को वैसे हम सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में हम इसको समझते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड आया है पहली बार इस एनसीईआरटी के अंदर, इकोलॉजिकल साइकोलॉजी, और उसके साथ में लिखा हुआ है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखो दोस्तों, जब भी हम इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं ना, तो आपके दिमाग में, मैं हमेशा आपको बताता था कि इसका लेना देना दोनों टर्म से होता है। पेड़ पौधों की भी आप बात कर लो, जानवरों की भी बात कर लो, और जो आपके समाज में आसपास जो लोग रहते हैं आप उनकी भी बात कर सकते हो। यानी कि इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी आपकी फिजिकल इन्वायरमेंट भी है और सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट भी है। वैसे जनरली हम बार बार ना, जैसे आप क्लास 12 तक की एनसीईआरटी को देखोगे या ये जो साइकोलॉजी के ऑप्शन में आप अपना बेस बनाओगे, तो आप बार बार इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी ही देखोगे। ये वाला जो वर्ड है इकोलॉजिकल साइकोलॉजी, ये पहली और आखिरी बार एनसीईआरटीज में, क्लास 12 तक की एनसीईआरटी में पहली और आखिरी बार आपके सामने आया है। लेकिन फिर भी जो हम बोलते हैं ना, जैसे एनवायरमेंटल साइकोलॉजी को हम एज्यूम कर लेते हैं कि इट इज सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी है वो सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट की ही साइकोलॉजी है। और जब आप पेड़ पौधों की फिजिकल एनवायरमेंट की बात करते हो कि आपका जो पर्यावरण है वो आपको कैसे इफेक्ट करता है, आपके बालकनी में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आपके घर के सामने कोई पार्क है, आप कौन सी जगह पर रहते हो कि आप घर से बाहर कभी निकल पाते हो, कि आप कुदरत के साथ रह पाते हो कि नहीं रह पाते हो, आपके आसपास जानवर कौन कौन से घूमते हैं, आपको
खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है, या फिर आप दिल्ली जैसे पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर आप रह रहे हो, जब आप इन सारे डायमेंशंस के ऊपर बात करते हो तो वो इकोलॉजिकल साइकोलॉजी होता है, वो प्रॉपरली फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर उसके अंदर बात होती है। और इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हम सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि लोग आपको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों की बातें आपके ऊपर क्या प्रभाव डालती है, आप जिस कल्चर में रहते हो वहां के आपको रीति रिवाज परंपराएं वगैरह क्या फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है, आपके एल्डर्स की बातें, आपका फेस्टिवल को मनाना, आपका कपड़े पहनना, आपकी सोच, आपका जो पूरा घर पे जो माहौल होता है, आप जिस तरीके के दोस्तों के साथ गली मोहल्लों में जो घूमते हो, आपके आसपास पड़ोसी किस प्रकार से रह रहे हैं, वहां पर लोगों की मेंटेलिटी कैसे है, जब आप लोगों के साथ, कल्चर के साथ, रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ एसोसिएट कर कर आप अपने आप को देखते हो, तो वो सोशियो कल्चरल एनवायरमेंटल साइकोलॉजी होती है, ठीक है। और जब आप सिर्फ फिजिकल एनवायरमेंट के साथ, कि आपका फिजिकल एनवायरनमेंट जो कुदरत की जो नेचर की जो चीज है वो आपको कैसे इफेक्ट करती है, जब आप इसके बारे में बात करते हो तो वो इकोलॉजिकल साइकोलॉजी का पार्ट होती है। लेकिन आप हमेशा साइकोलॉजी में एनवायरमेंटल साइकोलॉजी वर्ड को ही मतलब देखोगे ज्यादातर किताबों में लिखा हुआ, और इसके दो मतलब होते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट। और फिजिकल एनवायरनमेंट जब हम बोलते हैं तो यानी कि इकोलॉजिकल साइकोलॉजी को हम इसी के अंदर शामिल कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको जानवर, पेड़ पौधे, कुदरत, इसको अलग करके देखना है एज कंपेयर टू कि लोगों का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ता है, तो हम दो अलग अलग टर्म से उसको डिनोट करते हैं साइकोलॉजी को। एक होती है इकोलॉजिकल साइकोलॉजी विच डिनोट्स योर फिजिकल एनवायरनमेंट, और फिर एक होती है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी जहां पर हम बात करते हैं अपने सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।